उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए ये घंटी दबाइए। अदब में इब्न सफ़ी की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जासूसी कहानियों के मकबूल आम नॉवेल इमरान सीरीज के मुसन्निफ बर्र सगीर के मारूफ तरीन जासूसी नॉवेल निगार इब्न सफ़ी, जिनकी जासूसी कहानियों को ड्रामाई तश्कील दी गई है। मेरा नाम अली इमरान है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरी शख्सियत इतनी गैर मुतवाज़न क्यों है, मैं हर मामले को हंसी में क्यों उड़ा देता हूं, वालिदैन का एहतराम उस तरह क्यों नहीं करता जैसे करना चाहिए। इसके पीछे एक तवील दास्तान है। बचपन में वालिदा मुझे नमाज रोजे से लगाना चाहती थी। वालिद साहब ने एक अमरीकी स्कूल में दाखिल करा दिया। मेरे वालिद साहब सख्त गीर आदमी हैं। जब तक घर में रहते हैं सन्नाटा छाया रहता है। तो मैं बचपन ही से दोहरी जिंदगी गुजारने का आदी होता गया। बाहर कुछ होता था और घर में कुछ और। मैं बचपन ही से ज़हीन था। स्कूल में बहस करता या मां के अकवाल दोहराता तो डांट कर चुप करा दिया जाता। शट अप इमरान, कीप क्वाइट। घर पर मैं अमरीकी स्कूल की तालीमात दोहराता तो मां थप्पड़ रिसीव कर देती। खामोश नालायक, क्या कुफ्र बक रहा है। वालिद साहब को इन फरुआत से दिलचस्पी ही नहीं थी। उनका कॉल था कि मैं मुसलमान हूं तो बेटा भी हर हाल में मुसलमान होगा। नतीजा यह हुआ कि बेटा चूचू का मुरब्बा बनता गया। 13 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते न मुझे स्कूल की तालीमात से कोई दिलचस्पी रही और न वालिदा की दी हुई तरबियत से। हर चीज का मजाक उड़ाने की आदत पड़ती जा रही थी। वो बर्रे सगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत का जमाना था। मेरे वालिद रहमान साहब महकमा सुराग रसानी के बहुत बड़े अफसर थे। मुझे इंटर साइंस के बाद बकिया तालीम के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया गया। मैं लंदन ही में था जब बर्रे सगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हुई। मेरा कयाम पुलिस कमिश्नर सर वॉल्टर डेकन की आलीशान कयामगाह डेकन हॉल में था। वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, खानदानी रईस थे और लंदन में पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर फाइज थे। अक्सर मुझसे कहते, अली इमरान, तुम भी तो महकमा सुराग रसानी के ऑफिसर की औलाद हो। कुछ ना कुछ जरासीम विरसे में मिले ही होंगे। साइंस की तालीम हासिल करने के साथ साथ क्रिमिनोलॉजी का भी मुतालिया करो। इस तरह मुझे उन पाबंदियों से निजात मिली जिनमें अब तक जिंदगी गुजरी थी। बस फिर क्या था, खुल खेला। मिस्टर अली इमरान, मुझे लगता है कि आपके साथ मेरे डैडी भी क्रैक हो गए हैं। है? मिस रीनी डेकन? भला वो कैसे? वो घंटों आपसे गुफ्तगू करते हैं, कभी फ्रेंच और कभी जर्मन में। मैंने उनके नहीं अपने बारे में पूछा है। तुम मुझे क्यों क्रैक कह रही हो? आप मुझसे इस तरह गुफ्तगू करते हैं जैसे मेरे दादा हो। और क्या? अभी जब मैं आपके कमरे में आई तो आप सर के बल खड़े थे। अब तुम मेरी इबादत का भी मजाक उड़ाओगी? आहा, तो आप सर के बल खड़े होकर इबादत करते हैं। देखो बात यह है रीनी, जैसे ही मैं सर के बल खड़ा होता हूँ मेरी अकल मेदे से खोपड़ी में उतर आती है और अब खड़ा हूं ना तो इस वक्त फिर मेदे में चली गई होगी। बचपन से ही यही आलम है। उन दिनों लंदन के पुराने फितने ने फिर सर उठाया था। यह था पुरअसरार और खौफनाक आदमी मैक्लॉरेंस, जो लंदन का जलजिला कहलाता था। अक्सर महीनों गुजर जाते और उसका नाम तक न सुना जाता और फिर अचानक 2-4 दिनों के लिए लंदन में जलजिला सा आ जाता था। मैक्लॉरेंस की शख्सियत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। अक्सर उस गिरोह के 1-2 आदमी पकड़े भी गए, मगर वो भी ना बता सके कि मैक्लॉरेंस कौन था, कहां था। उनका बयान था कि हमलों और डाकों के वक्त उनकी क़यादत वही करता है,
लेकिन उसका चेहरा स्याह नकाब में पोशीदा हुआ करता है। खबरदार, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो केली पीटरसन को हमारे हवाले कर दो। कैसे? केली पीटरसन हम नहीं जानते क्यों कहा है। इस दफा मैक्लॉरेंस के आदमियों को केली पीटरसन नामी किसी लड़की की तलाश थी। उसके लिए वो मुख्तलिफ इमारतों पर छापे मार रहे थे। यही वजह थी कि लंदन के पुलिस कमिश्नर और मेरे मेजबान सर वॉल्टर डेकन अपनी इकलौती लड़की की 19वीं सालगिरह के मौके पर भी फिक्रमंद थे। हालांकि जश्न सालगिरह बड़ी शान और शौकत के साथ बरपा हुआ था। मेहमानों में मामूली आदमी नहीं थे, बहुतेरे गैर मुल्की भी थे, लेकिन सब आला तबके से ताल्लुक रखने वाले थे। अली इमरान, आपसे मिलिए। मामूजाइल रोमेला वेगाल, जनरल वेगाल की लड़की, अपने डैडी के साथ आज ही फ्रांस से आई हैं। प्रिंस ऑफ डंप, आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। लंदन के ऊंचे तबके में मैंने यही मशहूर कर रखा था कि मैं एक रियासत का शहजादा हूँ और रियासत का नाम डंप है। हाउ डू यू डू माई लेडी, डचेस ऑफ विंडलमेयर? ओके डंप, आओ बैठो। मुझे हैरत है कि तुम तन्हा हो। मैं बहुत मोहतात आदमी हूँ माई लेडी। सिर्फ वही लोग मुझसे करीब हो सकते हैं जिनकी रगों में शाही खून हो। तुम कभी विंडलमेयर कैसल आओ। जरूर आऊंगा माई लेडी। आपने आखिरी बार कब रक्स किया था? हाँ, उफ़ो, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। तो अब क्यों नहीं करती? अब मेरी रक्स करने की उम्र है, और फिर मैं अपने से कमतर आदमियों के साथ रक्स करना कभी पसंद ना करूंगी। क्या यहाँ तुम्हें एक भी ड्यूक नजर आ रहा है? ओह नो माय लेडी, मगर मैं चंगेज खान की नस्ल से हूँ। तुम बकवास बंद करो ढम। मैं तुम्हारे साथ रक्स करूंगी। क्या मैं तुम्हारी हम उम्र हूँ? मैं तो कोई हर्ज नहीं समझता। ठहरिए, मैं उस ट्रॉली को रोककर आपके लिए कॉकटेल बनाता हूँ। ये लीजिए माय लेडी, आप यकीनन इसे पसंद करेंगी। दो। वाकई बहुत उम्दा है। यस माय लेडी, मैं आपके लिए और भी बनाऊंगा। तुम भी पियो। नहीं माय लेडी, सिर्फ आप पिएंगी। डंप, मैं जरूर तुम्हारे साथ रक्स करूंगी। हाँ, आइए आइए माय लेडी। डंप, हम रक्स कर रहे हैं और लोग हमें देखकर हैरान हो रहे हैं, लेकिन मुझे जरा भी परवाह नहीं है। तुम बहुत हसीन हो विंडलमेयर, तुम बहुत दिलकश हो। उफ डंप माय हनी, मैं जवान होती तो तुमसे शादी कर लेती। शादी तो मैं सिर्फ केली पीटरसन से करूंगा। किससे? केली पीटरसन से। बकवास है, कतई बकवास। तुम उसे कभी ना पा सकोगे। क्यों? मैं उसे जानता हूँ। अबे तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे थे। दादी याद आ गई थी। क्या? कुछ नहीं, हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा, मगर केली पीटरसन। जहन्नुम में गई केली पीटरसन। मैंने पिछले साल से उसे नहीं देखा। तो उसकी कोई तस्वीर ही मिल सके? शट अप! केली की बकवास बंद करो। मैं अब नहीं नाचूंगी। चलो, मुझे वही कॉकटेल दो, उसकी तरकीब भी मुझे बताओ। वो मैं आपको ना बता सकूंगा, क्योंकि ये ढम खानदान का एक मुकद्दस राज है। हाँ, ढम खानदान जहन्नुम में क्या? पूरे ढम खानदान पर मेरा एक कुत्ता हुकूमत कर सकता है। चली गई, डचेस ऑफ विंडलमेयर चली गई। वो दूसरी तरफ से सर वॉल्टर डेकन आ रहे हैं।
ओ ढंग के बच्चे, मुझे यकीन है कि तुमने वक्त बर्बाद नहीं किया। सर वॉल्टर, मुझे यकीन है कि वो कैली पीटरसन के मुतालिक बहुत कुछ जानती है। क्या जानती है? कह रही थी कि उसने पिछले साल से कैली पीटरसन को नहीं देखा। यानी इससे पहले देखा है। तो मेरा ख्याल सही निकला कि डचेस कैली पीटरसन के मुतालिक कुछ ना कुछ जरूर जानती है। वाह इमरान वाह, तुमने तो इस वक्त कमाल ही कर दिया। कैली पीटरसन का मामला आज तक मेरी समझ में नहीं आया। कल मैं तुमसे तफसील से बात करूंगा। अभी तुम जाओ, पार्टी का लुत्फ उठाओ, जाओ। नाश्ता खत्म कर लिया इमरान? जी हाँ सर वॉल्टर। हम पिछली रात कैली पीटरसन के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। जी हाँ, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो एक बहुत बड़ी फर्म की मालिकन है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है। कैली पीटरसन। 3 दिन पहले की बात है कि मैक्लोरेंस के आदमी पीटरसन पिचिंग कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर को पकड़ कर ले गए थे। 2 दिन तक उस पर इस सिलसिले में तशद्दुद करते रहे, लेकिन मैनेजर कैली पीटरसन की शख्सियत से वाकिफ नहीं है, उन्हें क्या बताता। बहरहाल उन्होंने उसे छोड़ दिया और अब वो अपना शिफा खाने में चोटों का इलाज करवा रहा है। कैली पीटरसन है क्या भला? डेरिंग पीटरसन एक लावलद आदमी था। उसकी मौत के बाद उसका तरका उसकी भतीजी कैली पीटरसन को मिला, जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थी। डेरिंग का छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया जा बसा था, वहीं उसने शादी की जिससे कैली पीटरसन पैदा हुई। उस खानदान में भी कैली के अलावा और कोई बचा नहीं। 10 साल पहले कैली के वालिदैन और भाई एक वबा का शिकार हो गए थे। ये तो किसी जासूसी नॉवल का प्लॉट मालूम होता है सर वॉल्टर। हाँ इमरान, लंदन ऐसी ही जगह है, यहाँ जरा जरा सी बातें कहानियां बन जाती हैं। कैली के अंकल के इंतकाल को 5 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद भी वो 1 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रही, फिर लंदन। 4 साल से वो यहीं कहीं रहती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। अगर उसकी और मैक्लोरेंस की शादी हो जाए तो कैसी रहे? उसे भी कोई नहीं जानता। बकवास शुरू कर दी ना तुमने। सर वॉल्टर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर कैली पीटरसन का काम कैसे चलता होगा? कोई ना कोई तो उसे जानता ही होगा। कैली पीटरसन का वकील भी वही है जो उसके अंकल का वकील था, मिस्टर हॉर्डिंग। वो मुतमईन है, उसका कहना है कि एक मुअज़्ज़ज़ औरत ने जमानत दी है। वो औरत भी यही कहती है कि वो जाती तौर पर कैली पीटरसन से वाकिफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके दस्तखत पहचानती है। खुद भी अरसे तक सिडनी में रह चुकी है। वो मुअज़्ज़ज़ औरत कौन है सर वॉल्टर? डचेस ऑफ वंडरवीर। और मैक्लोरेंस इतना बुद्धू है कि वो डचेस ऑफ वंडरमेयर और कैली पीटरसन के वकील मिस्टर हॉर्डिंग पर हाथ डालने के बजाय इधर उधर टकरे मारता फिर रहा है। नहीं सर वॉल्टर, नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकती। आनी भी नहीं चाहिए। वैसे मेरा दावा है कि ये दोनों भी अब महफूज नहीं है। ये हफ्ते-रोज़ा सेंसेशन है। कैली पीटरसन हर हफ्ते अपने तजुर्बात इसके लिए लिखती है। इस दफा के शुमारे में मैक्लोरेंस को चैलेंज किया है। ये रहा। वो लिखती है, मैक्लोरेंस कोई वहशी है, अकल नहीं रखता। उसने मेरी फर्म के जनरल मैनेजर पर इसलिए तशद्दुद किया था कि मेरे मुतालिक मालूमात हासिल कर सके। हालांकि ये एक बड़ी हिमाकत थी। लंदन में मुझे सिर्फ एक हस्ती जानती है। अगर मैक्लोरेंस चाहे तो मैं उसका नाम भी बता सकती हूँ, लेकिन मेरा दावा है कि मैक्लोरेंस उस पर भी हाथ नहीं डाल सकेगा। मैं उसकी हिफाजत करूंगी, लेकिन उससे पहले मैक्लोरेंस को बताना पड़ेगा कि उसे मेरी तलाश क्यों है। क्या ख्याल है इस चैलेंज के मुतालिक? सर वॉल्टर, क्या आप अब भी डचेस को मजबूर नहीं कर सकते कि वो कैली पीटरसन तक पहुंचने के लिए हमारी रहनुमाई करें? यह सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब 2 आदमियों में से कोई एक ये शुबा जाहिर करे
कि कैली पीटरसन बजाय खुद फ्रॉड है। एक तो पीटरसन का वकील हार्डिंग और दूसरा पीटरसन का पार्टनर पीचिंग, लेकिन उनमें से एक मुतमईन है और दूसरा खामोश। ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक टैक्सी लेकर मॉर्गेट स्ट्रीट पहुंचा। यहां कैली पीटरसन के बिजनेस पार्टनर पीचिंग का घर था। मैंने खुद को जर्मन जाहिर किया। वालिदैन की तरफ से गोरी चिट्टी रंगत मुझे विरसे में ही मिली है और जर्मनों के लहजे में अंग्रेजी बोलने की कोशिश मैं खुद कर सकता हूं। मिस्टर पीचिंग, मैं ये कहने आया हूं कि जिंदगी का कोई एतबार नहीं। क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदगी का कोई एतबार नहीं। पता नहीं कब आपको भी मैक्लॉरेंस पकड़ कर ले जाए। कमीने, तुम मुझे धमकाने आए हो? मैं किसी मैक्लॉरेंस से नहीं डरता। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। आप गलत समझे। मैं तो ये पूछने आया था कि आपने अपनी जिंदगी का बीमा करा लिया है या नहीं। अगर ना कराया हो तो मैं अपनी कंपनी की खिदमत पेश करूं। क्या तुम बीमा एजेंट हो? ओह, मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। दफा हो जाओ यहां से। मिस्टर पीचिंग चले गए, लेकिन वो कमरे में एक आदमी को छोड़ गए हैं। मिस्टर, अब आप ही अपनी जिंदगी का बीमा करा लीजिए। आपका नाम मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि आप भी चीनी हैं। जरूर जरूर। आपको बीमा करवाना ही चाहिए। आप इतने लंबे हैं लेकिन बिल्कुल दुबले पतले और सूखे सड़े। पता नहीं कब आप वैसे ही मर जाएं। पर खुरदार, तुम मुझसे नहीं अड़ सकते। तुम मुझे जर्मन नहीं मालूम होते। मैं जानता हूं कि तुम किस कौम या नस्ल से ताल्लुक रखते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें उर्दू में बताऊंगा कि इतनी देर में सारे दरवाजे मुकफ्फल हो चुके हैं। तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। मेरा नाम सिंघी है। दूसरे ही लम्हे मेरे दोनों हाथ सिंघी की गिरफ्त में थे। उसकी उंगलियां मुझे अपनी कलाई पर जोंकों की तरह लिपटी हुई महसूस हो रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं अपने हाथ छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सकूंगा। आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज। ड्रामा लाशों का बाजार, दूसरा हिस्सा। मुझे यहां आने से पहले भी मालूम था कि पीचिंग के घर में सिंघी मौजूद है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि वो यही दुबला पतला मच्छर जैसा आदमी होगा। कुछ अर्सा पहले माओ ज़ेतुंग के जेर क़यादत चीन में अवामी हुकूमत कायम हुई थी। सिंघी ने उसका तख्ता उलटने की कोशिश की थी। अपने मकसद में नाकाम रहने पर भाग निकला था। उसे इंग्लिस्तान में पनाह मिल गई क्योंकि मगरबी ताकतें अवामी जमहूरिया चीन की मुखालिफ थीं। अब मेरे हाथ उसकी गिरफ्त में थे, जिसे दुनिया के खतरनाक तरीन मुजरिमों में शुमार किया जाता था। कुछ देर बाद उसने मेरे हाथ छोड़ दिए और मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें मैक्लॉरेंस ने भेजा है तो मैं तुम्हें चला जाने दूंगा, मगर यह जान बख्शी एक काम के सिले में होगी। मैक्लॉरेंस से कह देना कि इस तरफ आंख उठाने की भी जुर्रत ना करे, क्योंकि पीचिंग की पुष्ट पर कोई बरसाती मेंढक नहीं बल्कि सिंह ही है। जी कह दूंगा चाचा सिंह। तुम जरूरत से ज्यादा अक्लमंद मालूम होते हो, लेकिन इतनी कम उम्री में तुम्हें इतना दिलेर ना होना चाहिए, समझे? वैसे मुझे अफसोस है कि तुम मैक्लॉरेंस जैसे घरेलू चूहे के लिए काम कर रहे हो। चाचा सिंह, मुझे खुद अफसोस है, मगर मैं मजबूर हूं। क्या मजबूरी है? मेरी महबूबा पकड़वा ली है उसने, किटी। अब मुझे फोन पर धमकियां मिलती हैं
कि अगर मैं उसका काम नहीं करूंगा तो वो मेरी महबूबा को मार डालेगा बकौल कन्फ्यूशियस। ये नाम आइंदा मेरे सामने ना लेना। तुम एक चीनी होकर कन्फ्यूशियस से नफरत करते हो? दोगला चीनी हूं और चीन की हुकूमत मुझे बागी करार दे चुकी है। काम की बात करो लड़के, वरना सिंघी की सजा तुम्हें खुदकुशी पर मजबूर कर देगी। जो सजा खुदकुशी पर मजबूर कर दे, मंतकी एतबार से उसे सजा कहा ही नहीं जा सकता। मैक्लॉरेंस तुमसे क्या काम लेता है? ओह, क्या बताऊं, कभी प्रेस रिपोर्टर बना देता है और कभी किसी बीमा कंपनी का एजेंट। आज मुझे यहां भेजा था कि मैं उसके मुतवक्के हमले का तज़किरा करके मिस्टर चिंग को जिंदगी का बीमा करवाने का मशवरा दूं। तुमने मैक्लॉरेंस को देखा है? नहीं, उसके अहकामात मुझे फोन पर मिलते हैं। तुम करते क्या हो? तालिबे इल्म हूं, यहां पढ़ने के लिए आया था कि एक लड़की से वो हो गई। क्या तुम मुझे उल्लू समझते हो? हाँ, उल्लू मेरा पसंदीदा परिंदा है। मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझता। जो कुछ मुझे मालूम था तुम्हें बता दिया, वो भी महज इसलिए कि मुझे मैक्लॉरेंस से मोहब्बत नहीं है। और अब ये चाहता हूं कि अगर वो मेरी किटी को रिहा नहीं करता तो मुझे भी मार डाले। बैठ जाओ। तुम एक किटी को रो रहे हो, यहां हजारों किटियां तुम्हारे राह में आंखें बिछाने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी जेब में पैसा होना चाहिए। यही तो नहीं है चचा सिंह। ये 100 पाउंड है, इन्हें कल रात तक खत्म कर देना। कल इतने ही मुझसे फिर ले जाना। लाओ दो मुझे, जेब में रख लूं, कहीं खोई ना जाए। रख लिए। ये पाउंड मैंने बतौर खैरात तुम्हें नहीं दिए हैं। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें लंदन की एक मुअज़्ज़िज़ औरत के यहां मुलाजमत करनी होगी। डचेस ऑफ वंडलमेयर को एक ऐसे पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है जो उसके कुत्तों की देखभाल कर सके। उसे मशरकियों से इश्क है, वो फौरन तुम्हें रख लेगी। फिर तुम कुत्तों से ज्यादा आदमियों की देखभाल करना। मैं दरअसल डचेस के मिलने जुलने वालों की फहरिस्त चाहता हूं। जासूसी? मैं जरूर करूंगा। मुझे जासूसी का बड़ा शौक है। ठीक है, अब गौर से मेरी तजावीज सुनो। सिंघी मुझे अपनी तजावीज सुनाता रहा, लेकिन मेरा जहन कहीं और था। मैं ये सोच रहा था कि किसी तरह मैक्लॉरेंस और सिंघी में बाकायदा तौर पर ठन जाए। बज़ाहिर सिंघी मैक्लॉरेंस पर पहले ही से उधार खाए बैठा था, लेकिन उन दोनों का टकराव जरूरी भी नहीं था। इसके लिए मुझे ऐसी हरकतें करने की जरूरत थी कि मैक्लॉरेंस और सिंघी किसी न किसी तरह एक दूसरे से टकरा जाएं। लिहाजा वहां से निकलने के बाद मैं डेकन हॉल जाने के बजाय हार्ले स्ट्रीट गया और मिसेस मैकफिर्सन के बोर्डिंग हाउस में अपनी रिहाइश का इंतजाम कर लिया। वहां ज्यादातर गैर मुल्की तलबा रहते हैं। मकसद ये था कि अगर सिंघी मेरे बारे में तफ्तीश करे तो मुतमईन हो जाए। उसके बाद मैंने एक मकामी अखबार को एक तहरीर भेजी। उसमें सिंघी की तरफ से मैक्लॉरेंस को चैलेंज किया गया था कि मैक्लॉरेंस में हिम्मत है तो मिस्टर पीचिंग की तरफ आंख उठाकर ही देख ले। अगली सुबह यह चैलेंज अखबारात में शाया हो गया। शायद सिंघी इसे देखकर हक्का बक्का रह गया हो। उसके बाद मैंने मैक्लॉरेंस की तरफ से पीचिंग को फोन करके 2000 पाउंड का मुतालबा किया और वसूलियाबी के लिए खुद ही पहुंच गया। मैंने अपने बाएं शाने से एक एयर गन लटका रखी थी। तुम? हाँ, मैं इस वक्त मैं मैक्लॉरेंस की तरफ से 2000 पाउंड वसूल करने आया हूं। अभी मैंने तुम्हारा काम नहीं शुरू किया। फिलहाल मैक्लॉरेंस का काम कर रहा हूं। तुम्हारा भी जल्दी शुरू हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दूंगा। अरे जाओ, मैं क्या तुमसे कमजोर पड़ता हूं?
आज मेरे पास बंदूक है। ये एयरगन, छर्रे वाली बंदूक? हाँ, और मैंने अब इसे शाने से उतार कर सीधा कर लिया है। देखो, मैं तुम्हारी पेशानी का निशाना ले रहा हूं। निकालो 2000 पाउंड्स। अरे अरे बाप रे, 6 आदमी और सबके हाथों में रिवॉल्वर। क्यों भतीजे, ये लोग तुम्हारे साथ नहीं है? हरगिज नहीं चाचा सिंह। टॉम, तुम इन दोनों को देखो, मैं और बाकी साथी अंदरूनी कमरों में जा रहे हैं। तुम दोनों अपने हाथ ऊपर उठाओ। ये रिवॉल्वर बगैर आवाज का है। ठीक है दोस्त, मैं अपने हाथ ऊपर उठा रहा हूं। उठाने ही पड़ेंगे। ये लो, मेरे हाथ भी एयरगन समेत ऊपर उठ गए। तुम अपनी बंदूक जमीन पर डाल दो नन्हे बच्चे। नहीं, मैं मम्मी से कह दूंगा। हाँ। देखा चाचा सिंह, मेरी एयरगन से जर्द रंग के गुबार की एक धार निकलकर रिवॉल्वर वाले के चेहरे पर पड़ी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मगर तुम बहुत समझदार हो, तुमने अपनी नाक चुटकी से दबा ली थी। अब चलो इस कमरे से निकलो, वरना हम भी बेहोश हो जाएंगे। हाँ चलो। अब ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझ सकता इस चाल का मतलब। मेरा ख्याल है कि ये मैक्लॉरेंस के आदमी हैं। फिर मुझे तन्हा क्यों भेजा गया? परवाह ना करो, तुम यहां कहीं छुप जाओ। जो 5 आदमी अंदर गए हैं उनसे मैं निमट लूंगा। सिंह ही उनसे निमटने गया है। मुझे तवक्को नहीं थी कि मैक्लॉरेंस के आदमी इतनी जल्दी चढ़ दौड़ेंगे। इन हालात में यह भी मुमकिन है कि सिंघी को मेरी असलियत का इल्म हो जाए। अगले चंद लम्हे फैसला कुन है। हाँ, सिंघी वापस आ रहा है। चाचा सिंह, वो लोग चले गए? नहीं, अब रवाना किए जाएंगे। अंदर वाले कमरे में 6 बड़े बड़े पार्सल तैयार हैं। क्या तुमने उन्हें खत्म कर दिया? नहीं, मैं बेवजह किसी को जान से नहीं मारता। वो सिर्फ बेहोश हैं। अलबत्ता उनके कपड़े मैंने जब्त कर लिए हैं। हर पार्सल पर लिखा है, मैक्लॉरेंस की खिदमत में एक गरीबुल वतन की तरफ से। मैं उन्हें शाराए आम पर फिकवा दूंगा। तुम्हारी एयरगन मुझे पसंद आई, इसे मैं अपने पास रखूंगा। और तुम अब यहां उस वक्त तक ठहरोगे जब तक तुम मुझे मुतमईन न कर दो। मैं सारी जिंदगी यहां ठहर सकता हूं चाचा सिंह। आज के 100 पाउंड दिलवाओ, कल वाले मैंने कल रात ही खत्म कर दिए थे। तुम मुझे यानी सिंगी को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने 2000 पाउंड के लिए फोन नहीं किया था? किया था। मकसद? मकसद जाहिर है, मैं 2000 पाउंड वसूल करना चाहता था। मैंने अखबारात में आपका चैलेंज पढ़कर सोचा कि बराह रास्त पीचिंग को धमकाना चाहिए। वो डरपोक आदमी है। भतीजे, ये बताओ कि चैलेंज किसने शाये कराया है? क्या क्या वो चैलेंज यानी कि आप? मैं नहीं समझा। मैंने नहीं शाये कराया। मैं उन लोगों को परले सिरे का गधा समझता हूं जो किसी को ललकार कर मारते हैं। बहरहाल, तुम मुझे बताओ इस चैलेंज का मतलब क्या है? भला मैं क्या बता सकता हूं? भतीजे, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। इतना बुरा कि मेरे बाप ने मरते दम तक मेरी मां से शादी नहीं की थी। बताओ मुझे, चैलेंज किसने शाया कराया था? अरे मैं क्या जानूं बाबा। वैसे अगर तुम मुझे भी थैले में पैक कराना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूं, मगर तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऐसा मुर्ग नहीं कि आसानी से हाथ आ जाऊं। कोशिश करो करो। तुमने चैलेंज नहीं शाया कराया था? अरे चच्चा, मेरी जान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या पड़ी कि खामखा। मगर ठहरो, एक बात मेरी समझ में आ रही है। अच्छी तरह सोच लो भतीजे, तुमने मुझे चचा बनाया है। ये हरकत कैली पीटरसन की भी हो सकती है। चैलेंज बाजी उसका महबूब मशगला है।
हफ्तरोजा सेंसेशन में उसके मज़ामीन भी शाया होते हैं। एक बार वो खुद भी मैक्लॉरेंस को चैलेंज कर चुकी है। हो सकता है उसने सोचा हो कि मैक्लॉरेंस और सिंघी को एक दूसरे से टकरा दिया जाए। जाहिर है अगर तुम दोनों उलझ जाओ तो वो महफूज हो जाएगी। भतीजे, तुम काफी अक्लमंद मालूम होते हो, इसलिए मुझे मैक्लॉरेंस से ज्यादा तुम्हारे मुताल्लिक तशवीश हो गई है। जो शख्स सिंघी को उल्लू बनाने की कोशिश करे वो यकीनन कुछ न कुछ वजन रखता होगा। एक मन पांच सिर। भूख की हालत में खाना खाने पर एक सिर वजन और बढ़ जाता है। अब मुझे इसमें भी शुबा है कि मैक्लॉरेंस कभी तुमसे काम लेता रहा होगा। हाँ, मैं बड़ा बेवकूफ आदमी हूं, अंजाम पर गौर किए बगैर ये हरकत कर डाली, मगर अब पछताना फजूल है। वैसे मैं कोई चूहा भी नहीं हूं कि तुम मुझे आसानी से मार डालो। अब आए हो राय रास्त पर। मुझसे बच निकलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अब जल्दी से मुझे अपने मुतालिक सब कुछ बता दो। हो सकता है मैं तुम्हें माफ ही कर दूं। न सिर्फ मुझे बल्कि आइंदा नस्लों को भी माफ करना पड़ेगा चाचा सिंह। मैंने ऐसी ही जबरदस्त गलती की है। मैं दरअसल पीचिंग को उल्लू बनाकर कुछ रकम ऐंठना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम जैसा जबरदस्त आदमी भी यहाँ मौजूद है, वरना मैं कभी इधर का रुख न करता। तुम्हारा मैक्लॉरेंस से कोई ताल्लुक नहीं? नहीं चचा, बिल्कुल नहीं। मैं तुम में दूसरा सिंघी देख रहा हूँ। मगर मेरा बाप शादीशुदा आदमी है। तुम वाकई अजीब हो। मैक्लॉरेंस से सारा लंदन थरथराता है। तुमने आखिर उसका रास्ता काटने की जरूरत कैसे की थी? सुने चचा सिंह, मैक्लॉरेंस जब पैदा हुआ होगा तो उसकी हैसियत एक हकीर गोश्त के लोथड़े से ज्यादा न रही होगी, लेकिन आज वो मैक्लॉरेंस है। जरूरी नहीं कि मैं उस गोश्त के लोथड़े से खौफजदा हो जाऊं। अरे वो तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, आ जाओ सामने। दो दो हाथ हो जाए। और तुम ये भी ना समझना कि मैं तुम्हारी हिस्ट्री से वाकिफ नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम इंतहाई खतरनाक आदमी हो। करोगे दो दो हाथ? अच्छा तो निकालो रिवॉल्वर। मैं रिवॉल्वर नहीं रखता। मुझसे लो, ये लो, इसे अच्छी तरह परख लो। पूरे 6 राउंड मौजूद हैं। दीजिए। हाँ, पूरे हैं, मगर तुम खाली हाथ हो। परवाह ना करो, जितनी तेजी से फायर कर सकते हो करो। अरे यार, अगर इस तरह मर गए तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। मेरा निशाना बुरा नहीं है। चलो फायर करो, मैं मजाक नहीं कर रहा। सिंघी के इसरार पर मैंने उसके पैरों में एक फायर झोंक दिया, लेकिन गोली दीवार से टकराई। सिंघी उससे शायद 3 फुट के फासले पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर मैंने बड़ी तेजी से सारे राउंड खत्म कर दिए। सिंघी के पैर जमीन पर लगते नहीं मालूम हो रहे थे। वो एक खास अंदाज में उछल कूद कर रहा था। मैंने मुख्तलिफ बहानों से सिंघी से 36 राउंड लेकर उस पर चलाए और उसकी हरकत सकनात को भी गौर से देखता रहा। मैं दुनिया के एक अजीब तरीन आर्ट से न सिर्फ रोशनास हुआ था, बल्कि मैंने उसे अच्छी तरह समझ भी लिया था। 36 बार फायर करने का मकसद यही था कि मैं बचाव के पैंतरे ज़हन नशीन कर सकूं। इस सलाहियत के मामले में कुदरत ने मुझे खूब नवाजा है। लिहाजा आखिर में मैंने सिंघी को रिवॉल्वर वापस करते हुए कहा कि ऐसे करतब मुझे भी बहुत आते हैं, अब वो मुझ पर फायर करे। वो इसे मजाक समझा, लेकिन मैंने कुछ इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी कि उसे गुस्सा आ गया। हालांकि इस तरह झंझलाना सिंघी की रिवायात के खिलाफ था, लेकिन मैं भी अली इमरान था। उसने फायर किया और अपना समूह लेकर रह गया। मैं दूसरे सिरे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्यों चचा, तुम कुछ उदास हो गए हो? कुछ नहीं, मैं समझता था कि सारी दुनिया में ये फन सिर्फ मेरे पास है। अरे लाहौल वला, ये फन तो मेरी खाला की भतीजी की नवासी को भी आता था। मैंने बरसों उनका हुक्का भरकर ये फन हासिल किया था। मेरा दिल चाहता है कि तुम पर एतमाद कर लूं। अब तुम वंडलमेर कैसल के लिए रवाना हो जाओ। डचेस ऑफ वंडलमेर तुम्हें हाथों हाथ लेगी। मैंने विंडलमेयर कैसल जाने की हामी भर ली,
अगले रोज मैं सफर का जरूरी सामान लेने के लिए डेकन हॉल गया, जहां से मैं 2 दिन गायब रहा था। मैं पहले भी इस तरह इत्तला दिए बगैर गायब होता रहा था। सर वॉल्टर मुझसे कभी नहीं पूछते थे कि मैं कहां गायब रहा, लेकिन इस दफा सर वॉल्टर ने पूछा और मैंने जवाब देते हुए कहा कि जनाब, खेल शुरू हो गया है। मैंने पिंग पोंग के बल्ले से फुटबॉल पर हिट लगाने की गलती की है। मुझे क्या मालूम था कि 6 आदमी बरहना करके थैलों में ठूंस दिए जाएंगे, वरना मैं सिंघी की तरफ से अखबार में चैलेंज शाया ना करवाता। अरे, तो वो तुमने शाया करा दिया था? खुदा की पनाह। इमरान, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? लंदन के पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मुझे ये फिक्र है कि सारा लंदन जहन्नम बन जाएगा। ओह बाप रे, तब मुझे फौरन पेरिस चले जाना चाहिए। मगर शायद अब मैकलॉरेंस की शामत ही आ गई है। वो क्यों सर वॉल्टर? उसे 2 कुव्वतों से मुकाबला करना पड़ेगा, पुलिस और सिंघी, और वो यकीनन उनमें से एक का शिकार हो जाएगा। सिंघी से मैकलॉरेंस का टकराव हर हाल में लंदन पुलिस के लिए मुफीद होगा। मैंने स्कॉटलैंड यार्ड के सुरगरासा कैप्टन पाउल से भी कह दिया है कि वो अपनी आंखें खुली रखे। आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा लाशों का बाजार, 3रा हिस्सा। तो गोया मुझे अपना मजाक जारी रखना चाहिए सर वॉल्टर। तुम इमरान, मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारे जिस्म में किस शैतान की रूह हलूल कर गई है। खैर, अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? हाँ, मैं फिलहाल वंडलमेयर कैसल जा रहा हूँ। हो सकता है कि वहां रहकर कैली पीटरसन का पता लगा ही लूं। नहीं नहीं, डचेस खुद ही लंदन आ रही है। यहाँ उसे कोई जरूरी काम है। बहुत बुरा हुआ। मैंने सिंघी जैसे खतरनाक आदमी को शीशे में उतार लिया है, लेकिन अब अगर मैं डचेस तक ना पहुंच सका तो सिंघी का बदगुमान हो जाना लाजमी अमर होगा। फिर शायद वो इस पर गौर करने लगे कि मैं कौन हूं और किस मकसद के तहत उससे आ टकराया हूं। ये मसला हल हो सकता है। लंदन में डचेस की शामें रॉयल क्लब में गुजरती हैं और क़याम ब्लूम्सबरी में होता है। मैं तुम्हें उसकी ब्लूम्सबरी वाली क़यामगाह का फोन नंबर दे देता हूँ। तुम वहां फोन करो और फिर रॉयल क्लब जाकर डचेस से मिल लेना। ढंप, ये बड़ी अच्छी बात थी कि तुम आज शाम रॉयल क्लब आ सके। और मुझे आपके दोस्तों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। खास तौर पर सर विकफील्ड बड़े शानदार आदमी हैं। जब वो ऑस्ट्रेलिया में अपने क़याम के किस्से सुना रहे थे, मैं तो बिल्कुल हैरत में डूब गया था। हाँ, मैं और सर विकफील्ड बहुत गहरे दोस्त हैं और बहुत दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हैं। उफ़ो डम्प, अब तुम मेरे घर तक चलो। जरूर जरूर। मैंने अपने महलात में एक तजुर्बा किया था। आज मुझे इत्तला मिली है कि वो 100% कामयाब रहा, और मैं उसके बारे में आपको बताने के लिए बेताब हूँ, क्योंकि इंग्लिस्तान में कुत्तों की पहचान आपसे ज्यादा और किसे है। कैसा तजुर्बा किया था तुमने? डिक्शन की मादा का जोड़ लेडी डॉग से लगाया था। लेडी डॉग? ये नस्ल मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या मालूम डचेस साहिबा कि मैंने ये देसी कुत्ते का तर्जुमा किया है। ओह, मेरे मुल्क में बकसरत पाया जाता है। हर गली में कम से कम 50 अदद लेडी डॉग जरूर मिलते हैं। मुझे भी एक लेडी डॉग मंगवा दो। जरूर मंगवा दूंगा माई लेडी। पता नहीं क्यों आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है। मैं इस वक्त नशे में नहीं हूँ ढंप, चांटा मार दूंगी। तुमने उस रात मुझे बहुत शर्मिंदा किया। ओह, हम आपकी कार तक पहुंच चुके हैं। ब्लूम्सबरी और हाइनस? हाँ ड्राइवर। बड़ी जोरदार बारिश शुरू हुई है। हाँ, भरी पूरी सड़क
वीरान होने लगी है। ड्राइवर, क्या बात है? कार क्यों रोक दी? शायद बैटरी फेल हो गई है। मैं इस बारिश में बोनट नहीं उठा सकता हूँ। नीचे उतरकर चंद ऐसे आदमी तलाश करो जो कार को धक्का देकर सड़क के किनारे लगा सके। योर हाइनेस, सड़क सुनसान होने की वजह से एक भी ऐसा आदमी दिखाई नहीं दे रहा जो कार को धकेल कर सड़क के किनारे लगा दे। ड्राइवर, तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं धक्का देता हूँ। अरे तुम नहीं ढम, तुम एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हो। इस बारिश में किसी को क्या पड़ी है कि मेरे मुअज़्ज़ज़ होने पर शुबा करेगा? मैं आ गया कार से बाहर, लेकिन बारिश की वजह से हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता। हमला हो गया है ड्राइवर। उन्होंने पीछे से प्रिंस ऑफ ढम के सर पर जर्ब लगाकर उन्हें बेहोश कर दिया है। मैं जाकर मदद करता हूँ। सब मुझसे चिमट गए। छोड़ो, छोड़ो। पकड़ो उसे, पकड़ो, 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 पकड़ो। ठीक है, तीनों बेहोश हो गए, ले चलो इन्हें। डचेस ऑफ वंडलमेर, तुम एक सड़क पर बेहोश हुई थी। आंख खुलने पर यहाँ इस इमारत में कैद हो। तुम भी, तुम्हारा मेहमान भी और तुम्हारा ड्राइवर भी। सामने वो अंगीठी देख रही हो जिसमें कोयले दहक रहे हैं और उनके दरमियान लोहे की 2 सलाखें पड़ी हुई हैं जिनमें लगे हुए दस्ते लकड़ी के हैं। इसका मतलब समझती हो ना? ए लंबे और चौड़े चकले आदमी, डचेस सब कुछ देख रही हैं सिवाय तुम लोगों के चेहरों के। तुमने खुद भी नकाब पहन रखी है और तुम्हारे चारों साथी भी नकाबपोश हैं। बड़े बुज़दिल हो। खामोश, तुम मिक्लोरेंस की कैद में हो, समझे? मिक्लोरेंस? हाँ डचेस, या तुम मुझे कैली पेटरसन के मुतालिक बताओगी या यही बगैर ताबूत के दफन कर दी जाओगी। मेरी जिंदगी में तो ये नामुमकिन है कि हर हाइनेस बगैर ताबूत दफन कर दी जाए। मैं ताबूत जरूर मुहैया करूंगा, ख्वाह कुछ हो जाए। मैं प्रिंस ऑफ डंप हूं, समझे? तुम गधे हो, मेरे आदमी तुम्हें मार मार कर ठीक कर देंगे। ओह योर हाइनेस, 4 नकाबपोश प्रिंस ऑफ ढम पर टूट पड़े। अरे अरे, वो तो प्रिंस को हाथ भी नहीं लगा सके। अरे प्रिंस उछल कूद कर हर बार उनका बार खाली दे रहे हैं। एक आदमी का घूंसा दीवार पर पड़ा है। ओह नो, वो आदमी तो बेकार हो गया। लीजिए, दूसरा भी बेकार हो गया। अरे प्रिंस ने एक आदमी के हॉलिस्टर से रिवॉल्वर भी निकाल लिया है। खबरदार, तुम सब अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना मैं गोली मार दूंगा। शाबाश, तुम सब नकाबपोश अच्छे हो, तुमने हाथ ऊपर उठा लिए। ए लंबे चौड़े नकाबपोश, तुम भी अपने हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, ऐसे। अब हाथ उठाए ही रखना। अरे बाप रे, 5-6 और आ गए। इन्होंने भी नकाबे पहन रखे हैं, मगर ये मैक्लोरेंस के साथ ही नहीं लगते। इन्होंने अपने हथियार मैक्लोरेंस के आदमियों पर तान लिया है। हाँ, इनमें एक नकाबपोश खातून भी हैं। मोहतरमा, आप कौन हैं?
फायरिंग शुरू कर दी। अब मैं खिसक कर दीवार से लग जाऊं डचेस के पास। योर हाइनेस, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ डम्प। वो नकाबपोश औरत कौन हो सकती है? खबरदार, उसे जाने ना देना। लंबा आदमी, यही मैक्लॉरेंस है। मैक्लॉरेंस? वो उछलकर भागा है। लंबा आदमी भी उछलकर निकल भागा। आने वाले नकाबपोश उसके साथियों को छोड़कर उसके पीछे भागे और उसके साथी उनके पीछे झपटे। अब वो सब जा चुके हैं और कमरे में सिर्फ हम 3 रह गए हैं। योर हाइनेस, ये सब क्या हो रहा है? डम्प, तुमने उस लड़की की आवाज सुनी थी? वो केली पीटरसन की आवाज थी। जल्द ही पुलिस वाले भी पहुंच गए। अब फायरों की आवाजें थम चुकी थी। मैं सोच रहा था कि अब वहां ना केली मिलेगी और ना मैक्लॉरेंस। वैसे मैं केली पीटरसन के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था कि वो इस किस्म की लड़की होगी। इमारत के बाहर आकर डचेस ने मुझसे कहा, ओफो डियर डम्प, मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए यही मुनासिब है कि कल के अखबारात में केली पीटरसन का पता शाया करा दिया जाए। पता मैं नहीं जानती, तुम यकीन करो डम्प, आज पूरे 1 साल बाद मैंने उसकी आवाज सुनी है। तुम मेरी क़यामगाह तक चलो, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। मेरा तो दम ही निकल गया है, मैं क्या चलूंगा। नहीं डम्प, तुम बहुत दिलेर हो। मैं डचेस के साथ नहीं गया। मैंने सर वॉल्टर से राब्ता करके उन्हें कायल किया कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और मेरा नाम और पता इस वाकये की खबरों में ना आने दें। अगले सुबह के अखबारात में मेरा तज़किरा एक गैर मुल्की तालिबे इल्म की हैसियत से किया गया और कहीं नहीं लिखा गया कि तालिबे इल्म का नाम अली इमरान था। मैं सुबह सुबह सिंघी के पास जा पहुंचा। उसने कहा, मैंने इस वक्त का अखबार देखा है लड़के। जाहिर है कि वो गैर मुल्की तालिब इल्म तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता। मगर केली पैटरसन, ये लड़की भी किसी फिल्म की हीरोइन की तरह। मेरा ख्याल है कि केली पीटरसन डचेस और सर विकफील्ड का बना हुआ एक फ्रॉड है। मुमकिन है कि कल रात मैंने एक दिलचस्प ड्रामा देखा हो। मैक्लॉरेंस की आड़ में यह ड्रामा खेला गया था। केली पीटरसन इस तरह अचानक आ टपकी जैसे वो इस वाकये की मुंतजिर ही रही हो। उसके आदमियों ने मैक्लॉरेंस और उसके साथियों पर पै दर पै फायर किए, लेकिन शायद कोई जख्मी भी नहीं हो सका था। तो इसका मतलब है कि तुम पिछली रात मैक्लॉरेंस से नहीं टकराए, लेकिन तुम सर विकफील्ड को क्यों घसीट रहे हो? वो तो मेरा भी दोस्त है। तकरीबन 20 साल पहले हम स्पेन में मिले थे। इंग्लिस्तान आने के बाद उससे मिले हो? नहीं। बहरहाल कल शाम मैं एक शहजादे के रूप में डचेस से रॉयल क्लब में मिला था। वहां सर विकफील्ड भी था। वो डचेस का गहरा दोस्त है और दोनों बहुत दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हैं। केली पीटरसन भी ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई थी। अब इसी लाइन पर सोचने की कोशिश करो चाचा सिंह। क्या यह मुमकिन नहीं है कि डचेस ऑफ विंडलमेयर केली पीटरसन की रकमें खुद हजम कर रही हो? क्या सर विकफील्ड फरिश्ता है? नहीं लड़के, फरिश्ते सिंगी के दोस्त नहीं हो सकते। और तुम भी अब तक मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। क्या तुम पहले डेकन हॉल में नहीं रहते थे? तुम मेरे लिए नहीं बल्कि सर वॉल्टर डेकन के लिए काम कर रहे हो, जो लंदन का पुलिस कमिश्नर है। तुम आज यहां से जिंदा नहीं जा सकोगे। चाकू? अरे वाह चचा, क्या मैं तुमसे कमजोर पड़ता हूं? अगर तुम्हारे पास चाकू है तो मेरी जेब में भी ये है। ये ठहरो, निकाल रहा हूं। ये देखो, फाउंटेन पेन। मेरे फाउंटेन पेन से शोला निकला और कमरे में धुआं फैल रहा है।
खांसते रहो, खांसते रहो। और बड़ी देर तक तुम्हें कुछ नजर भी नहीं आएगा। अब मैं जा रहा हूं। बाहर जाते हुए मैं आग आग शोर मचाऊंगा ताकि तुम्हारे आदमी कंफ्यूज हो जाएं। अरे ठहर जा कमबख्त। आग 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 लगी, आग आग लग गई। भागो भागो, आग लग गई, आग लगी। सब लोग इमारत से बाहर भागो, भागो भागो, जल्दी करो, आग लग गई, आग आग। खुदा का शुक्र है आज मेरी जान बच गई। बस मेरा केमिस्ट्री का होमवर्क काम आ गया। अब मुझे सीधे ड्रैकन हॉल जाकर सर वॉल्टर ड्रैकन को सब कुछ बता देना चाहिए। जी हाँ सर वॉल्टर, आज मेरे और सिंघी के दरमियान मोहब्बत का आखिरी स्टेज भी हो गया। इमरान, तुमने दुनिया के खतरनाक तरीन आदमी को छेड़ दिया है। अगर मुझे ये मालूम होता कि तुम इस तरह उससे जा टकराओगे तो मैं तुम्हें हर कीमत पर बाज रखने की कोशिश करता। उसकी रसाई वजारत उस्मा तक है। वजीर आजम क्लेमेंट एटली तक उसकी पहुंच है? हाँ, अगर ये बात ना होती तो वो इंग्लैंड के साहिल पर कदम भी नहीं रख सकता था। अभी तक मलिक मौज़म की हुकूमत ने अवामी जमहूरियत चीन को तस्लीम नहीं किया है और सिंघी भी चीनी हुकूमत का मुखालिफ है, इसलिए उसे यहाँ पनाह मिल गई। मगर अब हम चीन के साथ ताल्लुकात उसवार करने के मुतालिक सोच रहे हैं। उसके बाद शायद सिंघी यहाँ भी ना रह सके। बहरहाल इमरान, अब तुम इस किस्से से अलग हो जाओ, हम देख लेंगे। अब ये मुश्किल है सर वॉल्टर, बल्कि नामुमकिन भी। या सिंघी मुझे मार डालेगा या जिंदगी भर याद रखेगा। अच्छा ठीक है, अगर इस मामले में उलझने का ही ख्याल है तो स्कॉटलैंड यार्ड के साथ मिलकर काम करो। हाँ, ये हो सकता है। अगर मुझे स्कॉटलैंड यार्ड का बैज मिल जाए। मिल जाएगा। और ये कैली पीटरसन का मामला, मैं समझता हूँ कि डचेस ऑफ वंडलमेयर ने पिछली रात तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। अगर वो भी कैली पीटरसन की किसी साजिश में शरीक है तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। शरीक? ये आप क्या कह रहे हैं? कैली पीटरसन डचेस का एक स्टंट है। अब मैं भी यही सोचने पर मजबूर हो गया हूँ, मगर ये किस्सा ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता। कैली पीटरसन शायद अब लंदन की सबसे ज्यादा मालदार औरत हो गई है, क्योंकि मरहूम लॉर्ड हेविशाम की जायदाद भी उसी को मिलेगी। मगर लॉर्ड हेविशाम का वकील कैली पीटरसन की तरफ से मुतमईन नहीं है, लिहाजा लॉर्ड हेविशाम का तरका उस वक्त तक कैली की तरफ मुंतकिल नहीं किया जा सकता जब तक कि कैली मंजर-ए-आम पर ना आ जाए। मगर लॉर्ड हेविशाम का कैली पीटरसन से क्या ताल्लुक? कैली पीटरसन की दादी हेविशाम खानदान से ताल्लुक रखती थी। काश मेरी दादी भी। सर वॉल्टर के कहने पर मैं बाकायदा तौर पर स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर पाउल के साथ काम करने लगा और पाउल अपनी जिंदगी से आजिज आ गया, लेकिन उसने मुझ पर एक एहसान जरूर किया। वो ये कि मेरा हुलिया ही तब्दील करके रख दिया। वो मेकअप के मामले में अपना जवाब नहीं रखता था। उसका ख्याल था कि मैक्लॉरेंस मुझे पहचान गया है, लिहाजा मेरी जिंदगी भी खतरे में हो सकती है। मैंने भी इसे सिंघी से पीछा छुड़ाने का एक बेहतरीन जरिया समझा। फिर मैंने पाउल को बांस पर चढ़ाकर मेकअप के मामले में भी बहुतेरी गुर की बातें मालूम कर ली। हमने अपनी तफ्तीश का आगाज उस मकान से किया जहां उस रात हमलावर मुझे और डचेस को ले गए थे। वो मकान काफी अरसे से खाली था, लेकिन वहां सफाई करने वाले का नाम ब्रूशो था और वो आमतौर पर टीम्स की बंदरगाह के करीब एक होटल में देखा जाता था। पाउल और मैं सरे शाम ही उस होटल की एक मेज पर जम गए। हम यहां शराब पीने नहीं आए मिस्टर चाउल। पाउल,
तुम हर दफा मेरा नाम भूल जाते हो इमरान। ब्रूशो शायद वही है। उधर देखो, अलमारी के करीब, काउंटर के पीछे। आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा लाशों का बाजार, चौथा हिस्सा। पाउल इस बात के हक में नहीं था कि हम ब्रूशो का ताकुब करें। वो दरअसल आराम कुर्सी का सुराग रसा था। हत्ता कि बाज औकात वो शर्लॉक होम्स की एक्टिंग भी करने लगता। गुफ्तगू करते करते कुर्सी की पुश्त से टिक जाता, आंखें बंद हो जाती और उंगलियों के सिरे एक दूसरे से जा मिलते, और इसी हालत में वो अक्सर सो भी जाता। पाउल, पाउल शायद सो गया है। ब्रूशो के ताकुब में मुझे अकेले ही जाना पड़ा। उसका रुख दरियाए टेम्स की गोदी की तरफ था। एक चौंका देने वाली बात यह सामने आई कि ब्रूशो की निगरानी एक और आदमी भी कर रहा था। यह सिंघी के साथियों में से था, जिसे मैं एक दफा सिंघी के करीब देख चुका था। वो बराबर ब्रूशो का ताकुब करता रहा। मैं उन दोनों के पीछे था। एक बादबानी कश्ती सी हॉक के करीब जाकर ब्रूशो ने किसी को पुकारा। आरमंडो! ब्रूशो! मैं उसे ले जाने आया हूं, जल्दी करो आरमंडा! आरबंडा एक आदमी को धक्का देता हुआ सी हॉक के अर्शे पर लाया। मैं उसे पहचानता था। वो डचेस ऑफ वंडलमेयर का प्राइवेट सेक्रेटरी गोहन था। मैंने उसे उस रात भी डचेस के साथ देखा था, जब वो सालगिरह की तकरीब में शिरकत की गर्ज से डेकन हॉल आई थी। आज वो बुरे हाल में था। मालूम होता था कि अपने होश में नहीं है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बेहोश हो गया। अबे भरोसे खड़ा मुंह क्या देखता है, उठाता क्यों नहीं? और बंदा, तू होश में है या नहीं? इसे उठाने में मेरी मदद कर। ये तेरा लंबा चौड़ा बदन किस दिन काम आएगा? कमीने, मैं तेरे बाप का नौकर हूं क्या? अरे तूने मुझे हेडर मार दिया, घटिया आदमी। ब्रूशो और आरबंडा जंगली भैंसों की तरह एक दूसरे को टकरे मारते हुए कैबिन की दूसरी तरफ जा पहुंचे। अर्शे का वो हिस्सा वीरान हो गया जहां गोहन बेहोश पड़ा था। अब सिंघी का वही साथी जो ब्रूशो का ताकुब करता हुआ यहां तक आया था, चुपके से आगे बढ़ा और बेहोश गोहन को अपनी पुश्त पर लाद कर कश्ती से नीचे उतर आया। एक जगह मौका मिलते ही मैंने सिंघी के साथी की गर्दन पकड़ ली और उसे बेहोश कर दिया। गोहन को अपनी पुश्त पर लादा और बहरी पुलिस की चौकी पर पहुंच गया। वहां स्कॉटलैंड यार्ड का बैच दिखाकर कांस्टेबलों को हासिल किया और उनकी मदद से गोहन को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। मिस्टर इमरान, मरीज की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। हद से बढ़े हुए तशद्दुद ने उसका दिमाग उलट दिया है। डॉक्टर साहब, क्या आप उसके मुस्तकबिल से मायूस हैं? मिस्टर इमरान, नहीं। हमारा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज वापस आ जाएंगे। उसके बाद लंदन में मैक्लॉरेंस के हमलों की एक नई लहर का आगाज हुआ। ये हमले ज्यादातर अस्पतालों पर हुए, इसलिए सारे लंदन में बेचैनी फैल गई। लंदन की पुलिस हैरान थी कि इनका मकसद क्या हो सकता है, लेकिन मैं इन हमलों का मकसद समझता था। कबल इसके कि उस अस्पताल पर हमला होता जहां गोहन था, मैंने उसे हटा दिया। जी हाँ मिस्टर इमरान, मरीज की हालत अब बेहतर है।
आप उसे ले जा सकते हैं। मिस्टर गोहन, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप तो डचेस ऑफ वंडलमेयर के पर्सनल सेक्रेटरी थे, फिर आप अरबंडा की कैद में किस तरह पहुंचे? आप पर तशद्दुद क्यों किया जा रहा था? हाँ मिस्टर इमरान, मैं बता सकता हूं और जरूर बताऊंगा। कैली पीटरसन ऑस्ट्रेलिया में डचेस ऑफ वेंडलमेयर की असिस्टेंट थी। वो मर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया में ही दफन है। सबूत के लिए मेरे पास कागजात मौजूद हैं। मैं कैली को बहुत करीब से जानता था, बल्कि कहना चाहिए कि वो मेरी महबूबा थी। डचेस उन दिनों ऑस्ट्रेलिया में ही थी और उस गरीब लड़की पर बहुत मेहरबान थी। एक दिन वो अचानक हैजे का शिकार होकर मर गई। और वो अपने किसी ऐसे चचा के वजूद से वाकिफ नहीं थी जिनकी मौत उसकी तकदीर बदल देती? यही बात है मिस्टर इमरान। मिस्टर इमरान, मैं बहुत बुरा आदमी हूं, खुदा मुझे माफ करे। मैं डचेस के बहकावे में आ गया। उन्होंने मुझे कसीर दौलत का लालच देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि मैं इस फ्रॉड में शरीक हो जाऊं। कैली की मौत के बाद ही उन्होंने उसके मालदार चचा से खत व किताबत शुरू कर दी। वो खुद ही कैली के नाम से खुतूत लिखती थी। फिर कैली की मौत के ठीक 2 साल बाद उसके चचा के वकील का खत पहुंचा कि कैली पीटरसन लंदन पहुंच जाए, उसके चचा का इंतकाल हो गया है। वकील भी डचेस से मिला हुआ था? जी हाँ मिस्टर इमरान, यही बात है। डचेस मुझे भी अपने साथ लंदन लाई, जिसकी वजह गालिबन यह थी कि मैंने कैली के कागजात डचेस के हवाले नहीं किए थे। वो आज भी मेरे पास महफूज हैं। अगर मैं कागजात डचेस के हवाले कर देता तो शायद आज ये कहानी दोहराने के लिए जिंदा ना होता। फिर क्या हुआ मिस्टर गोहन? डचेस ने मेरी शादी एक लड़की लारा से करा दी और वादा लिया कि जब भी जरूरत पेश आई उसको कैली पीटरसन बनाकर पेश कर दिया जाएगा। गालिबन ये लॉर्ड हेवशाम की जायदाद हासिल करने के लिए पेशबंदी थी। फिर लारा ने सर विकफील्ड के यहां मुलाजमत कर ली। फिर जब मैक्लारेंस ने फितना खड़ा किया तो एक शाम डचेस ने मुझे कैद कर दिया। उसके बाद मेरी आंखें एक कश्ती में खुली और वहां एक खौफनाक आदमी मुझ पर तशद्दुद करने के लिए मौजूद था। उसका मुतालबा था कैली के कागजात। लेकिन मैंने तहिया कर लिया कि हरगिज ना दूंगा, वरना मौत से ही मुलाकात होती। फिर अब मुझे होश आया है और अब मैं आपकी निगरानी में हूं मिस्टर इमरान। ठीक है, अब आप आराम कीजिए। मिस्टर इमरान, क्या बात है मिस्टर गोहन? ये सब क्या हो रहा है लंदन में? मैंने इस अखबार में पढ़ा है लंदन लाशों का बाजार बन गया है। लिखा है कि इतना जबरदस्त कुश्तो खून अमन के जमाने में शायद ही कभी हुआ हो। फौज तलब कर ली गई है, सारे बाजार वीरान पड़े हैं और सड़कों पर सिर्फ मिलिट्री की गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही हैं। मिस्टर इमरान, ये सब आखिर किस लिए? हाँ, आपके लिए मिस्टर गोहन। मैक्लॉरेंस के आदमी आपको तलाश कर रहे हैं। फौज के घेरे में हो, हथियार डाल दो, हम दोबारा नहीं कहेंगे। फायर! ऑल क्लियर, तमाम हमलावर गिर चुके हैं। 15 हमलावर बैक वक्त ढेर हो चुके थे, मगर एक लाश मेरे लिए बड़ी पुरकशिश थी। ये एक बहुत लंबे और भारी जिस्म के आदमी की लाश थी और फिर मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर मेकअप किया हुआ है।
हाँ इमरान, वही लंबा और भारी जिस्म वाला आदमी मैकलॉरेंस था। स्कॉटलैंड यार्ड इसी नतीजे पर पहुंचा है। वो जनूबी अमेरिका का एक खतरनाक बदमाश था। उसके कई नाम और कई रूप थे। आरवेंडा के नाम से सीहॉक नामी कश्ती पर भी काम करता था। बहरहाल यही वो आदमी था जो साल साल मैकलॉरेंस के नाम से लंदन पर छाया रहा। अब उसकी मौत के बाद कैली पीटरसन भी मंजर आम पर आ रही है। वाकई सर वॉल्टर? हाँ, वो सर विकफील्ड की हसीन सेक्रेटरी लारा निकली है। लारा? हाँ इमरान, सर विकफील्ड ने एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया है जिसमें लंदन की चीदा चीदा हस्तियां मदऊ की जा रही हैं। सर विकफील्ड का पुराना दोस्त सिंगी भी आ रहा है और वो लोग भी बुलाए जा रहे हैं जिन्होंने मैकलॉरेंस को फना करने में हिस्सा लिया है। तुम तो सबसे आगे होगे और कैली पीटरसन बिलाखिर सबसे खिताब करेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं नहीं जानती कि मैकलॉरेंस या वो जो कोई भी रहा हो मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगा था। बहरहाल अगर वो मेरे चक्कर में ना पड़ता तो शायद इस तरह ना मारा जाता। यहाँ मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूँ कैली पीटरसन। क्यों? मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रही। मैं भी सही अर्ज कर रहा हूँ कि वो अस्पतालों के चक्कर में पड़कर मारा गया। सर विकफील्ड, ये लड़का बहुत शातिर है। छोड़ो प्यारे सिंगी, मुझे कितनी खुशी है कि हम इतने दिनों के बाद मिले हैं। लंदन में तुम किसी बात की तकलीफ ना करना, मेरी तिजोरियां हर वक्त तुम्हारे लिए खुली रहेंगी। हाँ कैली पीटरसन, वो तुम्हारे शौहर की तलाश में था। क्या क्या बकवास है? शौहर, आ जाओ प्यारे। कौन? डचेस ऑफ वंडलमेर का सेक्रेटरी? मैं ये बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसे उठकर रोक रहा हूं। नहीं 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 सर विकफील्ड, तुम बैठे रहोगे। तुम मिस्टर और मिसेस गोहन को अच्छी तरह पहचानते हो। मैं तुम्हें धक्के देकर निकलवा दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक स्कॉटलैंड यार्ड ने मुझे मेरी खिदमत से सुबकदोश नहीं किया। मेरे चार्ज में जो ऑफिसर्स हैं, मैं उन्हें हुक्म देता हूं कि वो किसी को मुदाखलत न करने दें। गोहन, अब तुम माइक पर आकर बोलना शुरू करो। कैली पीटरसन मर चुकी है। वो ऑस्ट्रेलिया में दफन है। ये क्या बकवास है? ये सच है। ये औरत जो खुद को कैली पीटरसन कह रही है, इसका नाम लारा है। ये मेरी बीवी है। इसने मेरे साथ बेवफाई की। ये लेडी विकफील्ड बनने के ख्वाब देखने लगी है। जलील कमीने, मेरा नाम लेता है। नहीं प्यारे गोहन, तुम इनका नाम ना लो। इनका नाम तो भी मैं लूंगा। बात यहीं खत्म ना हो जाएगी। सर विकफील्ड, तुम्हारी मेज में खुफिया खाना और उसमें ब्रेन गन? खबरदार, तुम सब यहीं खड़े हो जाओ। कतार बनाओ और बाहर निकल जाओ, वरना मैं सबको यहीं ढेर कर दूंगा। तुम्हारी आखिरी हसरत भी निकल जाए तो अच्छा है, माय डियर मैकलॉरेंस। मैकलॉरेंस? करो फायर करो। तुम्हारी ब्रेन गन खाली है। मैंने पहले ही इसका मैगजीन खाली कर दिया था। वाह भतीजे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को हैरत होगी कि मैकलॉरेंस के आदमी कैली पीटरसन की तलाश में छापे क्यों मार रहे थे। हकीकत में सर विकफील्ड ने एक ही पत्थर से दो परिंदे शिकार करने चाहे थे। एक मकसद यह था कि कैली का मामला इस तरह उभरने के बाद उसे मंजरे आम पर लाने से लोगों के शुभात रफा हो जाएं और लॉर्ड हेविशॉम की जायदाद हथियाने में आसानी हो। अभी कुछ देर पहले लॉर्ड हेविशॉम के वकील साहब भी लारा को कैली समझकर बेतहाशा तालियां पीट रहे थे। दूसरा मकसद यह था कि अब मैकलॉरेंस का खात्मा ही हो जाए ताकि सर विकफील्ड दो बड़ी जायदादों पर कब्जा करके बकिया जिंदगी इत्मीनान और आसाइश से गुजार दे। इसलिए
वो अपने गिरोह के एक बदमाश को बार बार सामने लाता रहा। गिरोह वाले भी उसी बदमाश को मैक्लॉरेंस समझने लगे और पुलिस ने भी उसकी लाश को मैक्लॉरेंस की लाश समझ लिया। अब मैं कहां तक बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी टांगों में दर्द होने लगा बोलते बोलते। बहरहाल असली मैक्लॉरेंस सर विकफील्ड के रूप में आपके सामने खड़ा है, जिसके हाथ में एक खाली ब्रेन गन है। नहीं, मेरे हाथ में खंजर भी है। जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसे खत्म कर दूंगा। हट जाओ, हट जाओ। ऑफिसर्स, फायर! स्कॉटलैंड यार्ड वालों की गोलियों से सर विकफील्ड का जिस्म छलनी हो गया है। उसकी लाश फर्श पर पड़ी है। दूसरी तरफ डचेस ऑफ वंडलमेयर और लारा बेहोश पड़ी है। आखिर तुमने लंदन के जलजले को खत्म कर ही दिया भतीजे। मैंने बीएससी और एमएससी करने के बाद ऑक्सफोर्ड से केमिस्ट्री में डॉक्टरेट हासिल कर ली। जब मैं वतन वापस आया तो मेरे वालिद रहमान साहब महकमा सुराग रसानी के डायरेक्टर जनरल बन चुके थे। वो जैसे जैसे तरक्की करते गए थे, सख्त गिरी भी बढ़ती गई थी। लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि मैंने इंग्लिस्तान में साइंस की तालीम हासिल करने के अलावा कुछ और भी किया है। मैंने बताने की जरूरत भी न समझी। हाँ, जब उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगाना चाहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा, डैडी, मैं लड़के पढ़ा सकता हूं, बूढ़े मुझसे नहीं पढ़ाए जाएंगे। वालिद साहब को तवक्को नहीं थी कि मैं इस बेतकल्लुफाना अंदाज में नाफरमानी करूंगा। बहुत भिन्न आए, गरजे बरसे भी, लेकिन मैंने जर्रा बराबर परवाह न की। मैं तो यूरोपियन स्टाइल का कलंदर बनकर वापस आया था। Press the bell icon.